सीएनबीसी आवाज की खास मुहिम पहला कदम में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और इस फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं हर हफ्ते, और हर हफ्ते में आपको बता रहे हैं बचत और निवेश के बारे में। यहां हम बताते हैं आपको कि निवेश के लिए न सिर्फ टिप्स दिए जाते हैं, बल्कि आपके जहन में उठ रहे हर सवाल के जवाब भी यहां पर आपको मिलते हैं। और अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई सवाल है, आप हमें लिख भेज सकते हैं सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर, या फिर आप जाए हमारी वेबसाइट पहला कदम .in पर अपना मैसेज छोड़े। और पहला कदम के पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने आपसे बातचीत की थी म्यूचुअल फंड्स में निवेश के तरीकों के बारे में और किस तरह से आप म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करें। आज इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो किस तरह से होते हैं और आप इन म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितने फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए और कितने फंड आप मैनेज कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन क्या है और किस तरह से ये पोर्टफोलियो बनता है। इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अर्नब पांड्या भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अर्नब, स्वागत है आपका भी। हम अब तक पहुंच गए हैं कि किस तरह से म्यूचुअल फंड का चुनाव किया जाए, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है या सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी है, और इसका पता लगाना मुझे लगता है कि सबके लिए बड़ा मुश्किल काम है। नामुमकिन है, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड का जो आपका परफॉर्मेंस आएगा वो तो फ्यूचर में होने वाली इवेंट्स पे आधारित है। तो आप इन्वेस्ट करते समय आपको पता नहीं है क्या अच्छा होगा क्या नहीं। आप शायद पिछले रिकॉर्ड को देख के कुछ अनुमान कर सकते हैं, लेकिन ये सही हो ऐसा भी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे आप धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ाएं, एक पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए, यानी कि धीरे धीरे करके थोड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐड कीजिए। लेकिन यानी कि अगर हम इतिहास देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन फ्यूचर में वही इतिहास दोहराया जाएगा, इसकी गारंटी दी। तो उसका सोल्यूशन ये कि आप एक पोर्टफोलियो बनाएं बजाय एक फंड सेलेक्ट करने के, ये कह रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है कि आपका चांस एक अच्छा रिटर्न कमाने का और एक्चुअली स्टेडी अपना यानी कि वैल्यू बढ़ाने का आपको एक पास चांस मिलता है। वरना क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास एक या दो ही फंड है, तो एक म्यूचुअल फंड में उसके अंदर काफी सारे शेयर या दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि वो डाइवर्सिफाइड रहता है, यानी कि उसमें एक ही प्रकार का रिस्क नहीं रहता क्योंकि अलग अलग होल्डिंग्स होते हैं। लेकिन अगर वो फंड मैनेजर ने एक या दो फंड जो चलाते हैं, अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो आपका पूरा पैसा अंडर परफॉर्म करेगा, यानी कि बाजार के मुताबिक वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो यानी कि जनरली आप बात करते हैं ना इक्विटी की, कि मेरे पोर्टफोलियो में इतने शेयर हैं, 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग कंपनियों की बात कर रहा हूं। ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो बनाया जाता है, और इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, अलग अलग तरह की स्कीम्स होती हैं। मसलन अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और सारा निवेश आपका म्यूचुअल फंड के जरिए, कुछ फंड्स ऐसे होंगे जो इक्विटी के होंगे, कुछ फंड्स ऐसे होंगे जो फिक्स इनकम वाले होंगे, डेट वाले होंगे, कुछ फंड्स कमोडिटीज में, गोल्ड में निवेश करने वाले होंगे, कुछ इंटरनेशनल फंड्स हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के फंड्स जब आप अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं, अलग अलग फंड्स में आप निवेश करते हैं, तो इन सब को मिलाकर जो बनता है वो बनता है एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। लेकिन अदम, इसमें बड़ा सवाल ये, क्या पोर्टफोलियो इस तरह से बनाया जाए कि एक ही फंड की अलग अलग स्कीम्स जो अलग अलग उद्देश्य के लिए है उन्हें ले लिया जाए, कि किसी एक फंड का डेट फंड भी ले लिया, एक फंड का इक्विटी फंड भी ले लिया, उसी फंड का आपने गोल्ड फंड भी ले लिया, या फिर फंड भी अलग हो, फंड हाउस भी अलग हो, एसेट क्लास भी अलग हो? कैसे करना चाहिए? आइडियली तो आपको सभी कुछ अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि आप क्या करते हो कि बाजार में जो चॉइस है, यानी कि मान लीजिए कि 4-5 डेट फंड्स है, तो उसमें से कौन सा अच्छा है और कौन सा आपके लिए सूटेबल है, उसके मुताबिक आप एक डिसीजन लोगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही फंड हाउस के सभी फंड अच्छे हो या सभी फंड आपके लिए सूटेबल हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक ही फंड हाउस के सभी फंड रखते हैं तो उसमें भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आ जाता है, क्योंकि अगर देखिए म्यूचुअल फंड तो वैसे सेफ है क्योंकि उसमें जो पोर्टफोलियो है वो इन्वेस्टर्स का होता है, यानी कि फंड हाउस को कुछ होने से इन्वेस्टर्स को कोई असर नहीं होता। लेकिन रिस्क ये है कि मान लीजिए कि एक फंड हाउस का जो मैनेजमेंट है, यानी कि फंड मैनेजमेंट, उसमें मान लीजिए कि थोड़े गलत डिसीजन हो गए, तो अगर आपके पास एक ही फंड हाउस के सभी फंड है तो सभी पे एक साथ असर आएगा। तो इसके मुताबिक हम तो ये कहते हैं कि आप अलग अलग फंड हाउस लीजिए, अलग अलग फंड्स लीजिए, अलग अलग एसेट क्लासेस
अंदर शामिल कीजिए। और ये सब करने के बाद जैसे आपका गोल हो उसके साथ एक स्पेसिफिक या 2-3 स्पेसिफिक फंड को जोड़ दीजिए। उस पर भी मैं आपसे डिटेल में बातचीत करूंगा, लेकिन पहले दर्शकों को ये बता दें कि आपको करना क्या है। आपको अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में अलग अलग स्कीम्स लेनी है। आपका स्कीम्स लेने का तरीका ये होगा, किसी पर्टिकुलर फंड की आपने एक स्कीम ली, जैसे एग्जांपल एबीसी फंड है, उसका आपने लिया है गिल्ड फंड। XYZ फंड दूसरा हो सकता है, उसका आप लेंगे इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड। और किसी तीसरा फंड ऐसा हो सकता है जिसका आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर फंड खरीदें, या फिर कोई चौथा फंड ऐसा होगा जिसका इंटरनेशनल फंड आप लें। तो अलग अलग फंड हाउसेस की अलग अलग स्कीम्स को लेकर आप एक जो निवेश का पूरा पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, वो आपको सबसे बड़ा फायदा जो देगा वो डाइवर्सिफिकेशन का होगा। यानी कि फंड हाउस को लेकर, स्कीम को लेकर रिस्क कम हो जाएगी। और क्या ऐसे में अर्नब ये भी समझना ठीक है कि समझिए मेरा इरादा है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में पैसा लगाना चाहता हूं, 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो आप कहेंगे कि इक्विटी फंड में पैसा डाल दीजिए, चाहे वो डाइवर्सिफाइड फंड हो सकता है, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड भी हो सकता है। लेकिन क्या फिर वो एक ही स्कीम लेना ठीक है, या फिर उसमें भी 2-3 फंड हाउस की स्कीम ले लेना ठीक रहेगा? नहीं, हर कैटेगरी के लिए आप एक स्कीम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि मान लीजिए आपको इक्विटी फंड्स में जाना है तो आप सिर्फ लार्ज कैप्स ही लेंगे, क्योंकि जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा आपको लार्ज कैप भी चाहिए, थोड़े मिड कैप्स भी चाहिए, शायद एक ऐसा ब्लेंडेड फंड चाहिए जिसमें थोड़ा स्मॉल कैप भी आ जाए और लार्ज कैप हो। तो इस प्रकार के जब आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो अलग अलग सब कैटेगरीज हो, उसका भी उसको भी शामिल करना। तो फिर मुझे ये देखना होगा कि कौन से फंड की एक्सपर्टाइज किस चीज में। कुछ फंड ऐसे हो सकते हैं जो दिग्गज फंड अच्छे से मैनेज करते हो, कुछ फंड मैंने देखे हैं ऐसे फंड हाउस भी हैं जिनकी स्मॉल कैप शेयर चुनने में बड़ी मास्टरी है, वो बहुत अच्छे पिक्स लेकर आते हैं। तो फिर जब हमें ये डाइवर्सिफाई करना है तो ये देख लेना है किस फंड की किस तरह के एसेट्स में एक्सपर्टाइज है और उस लिहाज से पैसा लगाया जाए। जी, वही सही तरीका है। और हम इस मौके पर थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी बात कर ले कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। कि देखिए, अगर आपके पास मोर देन वन होल्डिंग हो तो उसमें सभी एक साथ बिहेव नहीं करेंगे। तो उसका फायदा ये होता है कि जब मान लीजिए 2-3 नीचे जाए तो शायद 2-3 ऊपर जाए, तो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। लेकिन एक बात है, मैं तो जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखता हूँ, समझिए अगर मैं ज्यादा सीधे जाकर एक शेयर खरीदता हूँ तो आप ये कहेंगे कि अरे अनिल जी ITC ले लिया या हिंदुस्तान लीवर ले लिया या आपने LNT ले लिया तो एक आध शेयर लेंगे, खुदा न खासा ये कंपनी नहीं चली, शेयर नहीं चला तो आपको नुकसान हो जाएगा। जब मैं म्यूचुअल फंड की एक स्कीम खरीद रहा हूँ तो उसमें तो 20, 25, 30, 50 स्टॉक होंगे, तो फिर तो मेरा डाइवर्सिफिकेशन हो गया ना। फिर म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम क्यों लूं? नहीं, देखिए इसमें डाइवर्सिफिकेशन हो गया, पर ये आपका पार्ट डाइवर्सिफिकेशन है। क्यों? मान लीजिए कि आपने एक लार्ज कैप फंड लिया, तो ये लार्ज कैप फंड में डाइवर्सिफिकेशन हो गया, लेकिन विद इन द लार्ज कैप स्पेस। तो इसमें आपको दूसरे कैटेगरी के होल्डिंग्स नहीं आते। तो अगर आपको एक्सपोजर चाहिए मिड कैप्स में तो आपको एक मिड कैप फंड भी लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जब आप पूरा मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो तब आपको ये एडिशनल फंड्स जुड़ने जरूरी है। क्योंकि देखिए, हम मार्केट में भी देखते हैं कि काफी बार क्या होता है कि सिर्फ लार्ज कैप्स चलते हैं, यानी कि बड़े बड़े इंडेक्स में गेन्स होते हैं, जबकि मिड कैप्स में सुस्ती रहती है। जब दूसरी बार ट्रेंड अलग होता है, तो अगर आपको ओवरऑल एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना हो तो ये सभी को शामिल करना होगा। पर जरूरी नहीं है कि पहले दिन से आप सभी को शामिल कर दें, धीरे धीरे जैसे आपका वैल्यू बढ़ता जाए वैसे आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन अर्नब, क्या आपको लगता है फिर ये डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इक्विटी फंड्स में होना चाहिए, हर तरह के फंड्स में, चाहे फिर वो डेट फंड हो, गोल्ड के फंड हो, इंटरनेशनल फंड हो, डाइवर्सिफिकेशन तो सब जगह जरूरी है? नहीं जी, जरूरी है। डेट में तो जरूरी ही है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के डेट फंड्स होते हैं। तो उसमें आपको एक मीडियम टर्म फंड आप ले सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म फंड ले सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म फंड ले सकते हैं अपने अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए। लेकिन आज की तारीख में क्या होगा कि आप गोल्ड में डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत में जो सभी गोल्ड फंड्स है वो एक ही चीज पे आधारित रहते हैं कि सभी गोल्ड के प्राइस ट्रैक करते हैं, यानी कि सभी बराबर जैसे ही है। तो गोल्ड ETF कोई भी खरीद लें, फर्क नहीं पड़ना। लेकिन बाकी अगर इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, अगर आप फिक्स इनकम में पैसा लगा रहे हैं, या अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में भी पैसा लगाना चाहते हैं, विदेशों के फंड्स में भी पैसा लगाना चाहते हैं, और सरप्राइज मत कीजिए, ये सुविधा है। अगर आप चाहें कि आपको अमेरिकी बाजारों में पैसा लगाना है तब भी आप यहां बैठे बैठे वो फंड्स खरीद सकते हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे भी। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि सिर्फ आपने एक म्यूचुअल फंड स्कीम खरीद ली और ये सोचिए कि मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो गया,
हुआ है, लेकिन थोड़ा, पूरा नहीं। पूरा डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए और पूरे रिस्क को कम करने के लिए, जोखिम कम करने के लिए आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड और उनकी अलग अलग स्कीम का एक पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। ये तो हमने बता दिया, लेकिन उसके बाद बड़ा सवाल आता है, कितनी स्कीम्स रखी जाए, कितने फंड्स रखे जाए पोर्टफोलियो में जो कि सही हो सकते हैं, क्योंकि कम रखेंगे तो आपकी रिस्क पूरी तरह से फैलेगी नहीं और ज्यादा रखेंगे तो आप संभाल पाएंगे नहीं। तो किस तरह से एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना जाए, कितनी स्कीम्स रखी जाए, इन सब पर करेंगे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के। पहला कदम के इस खास एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। और हमने ब्रेक से पहले बात की कि किस तरह से आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये कि आप अलग अलग स्कीम चुनें, और अलग अलग स्कीम चुनने से आपका खतरा कम हो जाता है। एक ही तरह के फंड में, एक ही तरह की स्कीम्स में पैसा न लगाएं। अगर आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं तो इक्विटी में आपके लिए लार्ज कैप फंड अलग होगा, मिड कैप फंड अलग होगा, स्मॉल कैप फंड अलग होगा। डेट में पैसा लगा रहे हैं तो शॉर्ट टर्म फंड अलग हो सकता है, लिक्विड फंड अलग हो सकता है, बॉन्ड फंड, गिल्ट फंड, अलग अलग तरह के फंड। और न सिर्फ ये, बल्कि कमोडिटीज में, गोल्ड में भी आप पैसा लगा सकते हैं। साथ ही कई इंटरनेशनल फंड्स हैं, आप विदेशी बाजारों का भी अगर एक निवेश करना चाहें तो वहां पर भी आपको मौके हैं। और इन सब में आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि सारे के सारे आपके इन्वेस्टमेंट एक ही तरह की स्कीम्स में ना हो और एक ही फंड में ना हो। तो आपकी स्कीम्स भी अलग होनी चाहिए और फंड भी अलग होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी अर्नब जो लगता है वो ये कि हर स्कीम को, हर निवेश को आप एक फाइनेंशियल गोल के साथ बांध दें। जी, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब आपके पास पैसे आते हैं तो लोग पूछते हैं कि मैं कहाँ निवेश करूं। अभी कहाँ निवेश करूं, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस है तो आप तो कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये सूटेबल है या नहीं आपको पता नहीं चलेगा। कब तक पता नहीं चलेगा? जब तक आपको पैसे की जरूरत न हो। और ऐसा हो सके कि जब आप पैसे लेने जाए तब आपको पता चले कि आज मैं विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि मान लीजिए कि आपका 1-2 साल का कोई गोल है और आपने इक्विटी फंड में डाल दिया। अभी आपका गोल आ गया तो आपको लगा कि मैंने तो डाला हुआ है पैसा, मैं ले सकता हूँ। पर जब भी आप लेने गए तब मान लीजिए बाजार एक थोड़ा पीरियड ऑफ डाउन ट्रेंड में है, तो तब निकालने से आपको नुकसान हो सकता है। यानी कि आपका जो गेन्स थे आपके, वो काफी सारे चले गए हो सकते हैं। तो ये सूटेबल नहीं है। तो ये जानने के लिए कि क्या एक स्पेसिफिक फंड मेरे लिए सूटेबल है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसे कोई गोल के साथ जुड़ दीजिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक गोल का एक ही फंड हो सकता है, क्योंकि एक गोल के लिए आप 2-3 फंड भी ऐड कर सकते हैं। और अगर ये किया तो आपका जो पहला कदम है वो सही होगा और फिर आपको ट्रैक करना बहुत इजी पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन एक इंटरनेशनल फंड्स की हम बात कर रहे थे कि वहां पर भी आप निवेश कर सकते, तो एक एसेट क्लास के लिहाज से ठीक है कि मुझे विदेशी बाजारों में भी निवेश करना है, लेकिन इंटरनेशनल फंड्स में भी और डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है पोर्टफोलियो में, कि अलग अलग देश के स्टॉक्स में पैसा लगाया जाए, अलग अलग करेंसी में लगाया जाए, ये भी बेहद जरूरी है। ये भी जरूरी है। देखिए, आपको अगर आप इंटरनेशनल फंड्स का लिस्ट देखेंगे तो आपको एक ऐसा फंड मिलेगा जो कई देशों में इन्वेस्ट करता है, यानी कि वो जनरल इक्विटी फंड है। तो उसमें एप्पल भी होगा और शायद सीमेंस भी होगा, यानी कि यूरोपियन स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स, एशियन स्टॉक्स सभी होंगे। एक दूसरा प्रकार का भी एक इंटरनेशनल फंड भारत में मिलता है जो या तो कंट्री स्पेसिफिक है या एक रीजन स्पेसिफिक। तो आपको एक चाइना फंड भी मिलेगा, ब्राजील फंड भी मिलेगा, और आपको ऐसे फंड भी मिलेंगे जो इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो, लैटिन अमेरिका में इन्वेस्ट करते हो। तो ये अगर आपने एक ऐसा फंड चुना है तो जिसमें यहां पर भी डाइवर्सिफिकेशन हो, तो ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि आपने ब्राजील में इन्वेस्ट कर दिया, ब्राजील वाले फंड में, तो वहां तकलीफ है, वो रिसेशन में चला गया है, तो आपका जो पूरा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रुक जाए। तो अगर वहां आपने भी थोड़ा डाइवर्सिफाई किया हो तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको चिंता कम हो जाती है। तो जब आप इंटरनेशनल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर देश में जो रिस्क हो सकती है वहां के बाजारों की, उसको भी ध्यान में रखना होता है, और करेंसी की जो रिस्क हो सकती है कि किस देश की करेंसी कमजोर हो सकती है, किसकी मजबूत हो सकती है, उसको भी ध्यान में रखना होता है। मसलन अगर आपने चीन में पैसा लगाया होता
कितनी तेजी से चीन के बाजार गिरे हैं, रशिया के गिरे हैं, ब्राजील के गिरे हैं। उसके विपरीत आप देखिए अमेरिका जैसे बाजार मजबूत हुए, वहां की करेंसी भी मजबूत हुई, तो दोहरा मुनाफा आपको होता। तो इसलिए ये जरूरी कि सारे के सारा पैसा एक ही करेंसी में और एक ही बाजार में न लगाएं, अलग अलग बाजारों में लगाएं, अलग अलग इक्विटी में लगाएं, अलग अलग कंपनियों में लगाएं, विदेशी बाजारों में भी ये जरूरी है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो आता है कि आइडियली पोर्टफोलियो में कितनी स्कीम्स होनी चाहिए। इसका तो कोई स्टैंडर्ड आंसर है नहीं कि इतनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बनाते वक्त कितनी स्कीम्स रखें, क्या ध्यान रखें कि जिसे कहते हैं ना कि अंडर डाइवर्सिफिकेशन ना हो, यानी कि जितनी आपको वाकई में डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, पोर्टफोलियो जितना बड़ा बनाने की जरूरत है, उससे छोटा न बने। देखिए, हम नॉर्मली मानते हैं कि जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाता है तो एक ऑप्टिमम साइज 8 से 10 फंड के बीच में आके रुक जाता है। अभी आपको एग्जैक्टली कितने सिलेक्ट करने तो आप यहां से चुन सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम हो, यानी कि आपके पास 2-3 फंड ही हो, तो ये आपके लिए आपका गोल अचीव करने में थोड़ी दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि यहां आपका रिस्क थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि आप ऐसा नहीं होता है कि लोगों के सिर्फ 1 या 2 गोल होते हैं, मल्टीपल गोल्स होते हैं जैसे जैसे उनकी लाइफ प्रोग्रेस करती है। तो ये मल्टीपल गोल्स के लिए उनको मल्टीपल फंड्स भी चाहिए। तो इससे कम यानी कि 2-3-4 फंड हो तो ये हम यूजुअली अंडर डाइवर्सिफाइड कहते हैं। लेकिन काफी सारे लोग, और मेन प्रॉब्लम यही है, आपको कम लोग मिलेंगे जिनके पास कम फंड है, लेकिन बहुत लोग मिलेंगे जिनके पास 15, 20, 25 फंड है, क्योंकि हर बार उनको ऐसा आइडिया आता है कि मैं निवेश करने जाऊं तो कोई नया फंड चूज करके रख लेते हैं। प्रॉब्लम 2 होती है, एक कि इतने सारे फंड तो आप कितने फंड को ट्रैक करोगे। दूसरा कि हर एक फंड में अमाउंट इतना कम है कि मान लीजिए कि 4-5 फंड ने बहुत आउट परफॉर्म किया, पर आपका जो एब्सोल्यूट गेन आएगा बहुत कम आएगा, वो इतना कम आएगा कि आपके ओवरऑल वैल्यू में दिखाई भी नहीं देगा। तो इसको कहते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जरूरत से ज्यादा स्कीम अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में भर दी तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसे मैनेज करना, उसे ट्रैक करना कि कौन सा फंड कैसा रिटर्न दे रहा है और कब किस फंड में पैसा मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, कब किस फंड में नया पैसा लगाना चाहिए। तो फिर जो नए नए फंड जोड़ने का सिलसिला है अर्नब, वो इस तरह से होना चाहिए कि, और खास तौर से छोटे निवेशकों के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन के बारे में न सोचे, जब धीरे धीरे वो पैसा बढ़ाने लगे अपने निवेश का, तब नए नए फंड्स ऐड कर ले, ये ज्यादा ठीक रहेगा। यही सही रहेगा, क्योंकि देखिए जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके पास 1 या 2 फंड के लिए ही पैसे होंगे, वरना क्या होगा कि मान लीजिए कि आप 2000 रुपये से शुरू करते हैं और वहां आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 5 फंड लूंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी रकम जाएगी तो वो इतनी स्प्रेड हो जाएगी, एक बार फिर आपको कुछ दिखेगा नहीं। इसीलिए यूजुअली जैसे आप शुरू करें, पहले 1, 2, 3 फंड ऐड करें और धीरे धीरे जैसे आपकी निवेश की रकम बढ़ती जाए, और हम यही कहते हैं कि जैसे जैसे आप ज्यादा कमाएं, जो आपका कैरियर प्रोग्रेशन हो, आप ज्यादा सेव करें और निवेश की रकम बढ़ाते जाए, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, वैसे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ना चाहिए, तो तभी वो इन्फ्लेशन के साथ कदम रख पाएगा। और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप धीरे धीरे अपने फंड्स को जुड़ते जाइए यहाँ पर, तो तभी आपके लिए एक आइडियल सिचुएशन होगा। तो देखिए, मान लीजिए अगर आप छोटे निवेशक हैं और आपके पास अभी 3-4 फंड ही है, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो छोटा है, उस हिसाब से ये अभी ठीक रहेगा। पर जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़े, आप धीरे धीरे ऐड करते जाइए। पर लेकिन अगर आपके पास 20 फंड है तो पहले आप एक्शन लीजिए। बिल्कुल, तो वक्त के साथ निवेश भी बढ़ाइए और अपना पोर्टफोलियो भी दुरुस्त कीजिए। तो आज के 2 गुरु मंत्र आपको बता दूं। पहला तो ये कि आपको एक ही फंड की सारी स्कीम्स नहीं लेनी है। ऐसा नहीं कि आपने XYZ फंड एक पसंद कर लिया और फिर सारी के सारी उसी की स्कीम्स ले ली, चाहे वो फिर डेट हो, इक्विटी हो, या फिर गोल्ड फंड हो, या फिर इंटरनेशनल फंड्स हो। तो एक ही फंड की स्कीम्स नहीं लेनी है। और दूसरा ये कि सिर्फ एक ही तरह की एसेट क्लास में पैसा नहीं लगाना है, सारी एसेट क्लास में पैसा लगाना है। तीसरा एक और बता दूं, और वो ये कि एसेट क्लास में भी ऐसा नहीं कि एक ही तरह के फंड में पैसा लगाएं। मसलन इक्विटी में ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने दिग्गज फंड्स में पैसा लगा दिया, लार्ज कैप फंड में पैसा लगा दिया, आपको पैसा मिड कैप में भी लगाना है, स्मॉल कैप में भी लगाना है, मिक्स पोर्टफोलियो वाले में भी लगाना है। डेट फंड में अगर आप जा रहे हैं तो लिक्विड फंड में भी रखिए पैसा,
शॉर्ट टर्म फंड में रख सकते हैं, बॉन्ड फंड में, गिल्ड फंड में रख सकते हैं। इस तरह से इंटरनेशनल फंड्स में भी अगर आप जा रहे हैं तो इंटरनेशनल फंड्स में भी 1, 2, 3 अलग अलग तरह के फंड्स पसंद कर लें जो अलग करेंसी के हों, अलग अलग देशों के हों, ताकि आपके रिस्क तो पूरी तरह से पोर्टफोलियो बनाने के पीछे जो मकसद होता है, जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ एक शेयर खरीद कर मत बैठिए, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी सिर्फ एक स्कीम खरीद कर मत बैठिए, अलग अलग स्कीम में पैसा लगाइए, ताकि अगर किसी भी वजह से एक फंड ने या एक स्कीम ने परफॉर्म नहीं किया तो बाकी मिलकर आपके पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन के फायदे आपको समझ में आ गए, और जो कहते हैं ना कि उतना ही खाएं जितना पचा पाएं, तो ऐसे में डाइवर्सिफिकेशन में बहुत ज्यादा फंड आप ना भर लें जिसे आप ट्रैक ही न कर पाएं और फिर कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा रखूं कौन सा बेचूं। और उसका सीधा तरीका ये कि अपने एक फाइनेंशियल गोल के साथ एक एक फंड को जोड़ दें, ताकि आपको पता है 3 साल बाद जब मुझे पैसे की जरूरत होगी तो मैं ये फंड बेच सकता हूं, 5 साल बाद ये बेच सकता हूं, 3 महीने बाद चाहिए तो मैं ये फंड बेच सकता हूं। तो इस तरह से बेहद क्लैरिटी रहेगी। तो आज हमने आपको बता दिया किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करके आप अपने पोर्टफोलियो को चुस्त दुरुस्त और बेहतरीन रिटर्न बनाने वाला बना सकते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे दर्शक कर रहे हैं हमारा इंतजार अपने सवालों के साथ, और सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर, हमारे फेसबुक पेज पर और साथ ही साइट पर ढेर सारे सवाल आ रहे हैं और दर्शक हमें फोन भी कर रहे हैं। सारे सवाल लेंगे आपके और उनके देंगे जवाब इस छोटे से ब्रेक के। पहला कदम की मुहिम जैसे जैसे आगे बढ़ रही वैसे ही हमारे दर्शक भी अपने सवाल हमें पूछते जा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, और हम भी अपने दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के साथ, और हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से मितेश पटेल जी। पूछिए मितेश जी, क्या है आपका सवाल? हाँ सर, मुझे SIP के थ्रू 5000 इन्वेस्ट करना है, तो कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर रहेगा? और मैं 25 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, 25 साल के लिए आपको 5000 रुपए प्रति महीना आपको निवेश करना है, और 25 साल बाद इस पैसे का क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये तय किया है आपने? वो तो बाद में तय करेंगे। ये कोई बात नहीं, 25 साल लंबी अवधि है और SIP करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा इरादा है मितेश जी का। अब ये जानना ये चाहते हैं कि कहाँ SIP की जाए। देखिए, अगर 25 साल है तो उसमें पहला प्रश्न तो आपको बहुत सिंपल है कि कौन सा एसेट क्लास में होनी चाहिए। इक्विटी में ही होनी चाहिए, उनके पास समय है, अभी उन्होंने कोई गोल या लक्ष्य तय नहीं किया है, तो आगे जाके वो तय कर सकते हैं। तो उस समय के लिए जब तक ऐसा वो स्पेसिफाई ना करे तब तक मेरे हिसाब से इनको एक लार्ज कैप फंड में शुरुआत करनी चाहिए, और ये लार्ज कैप फंड में अभी कंटिन्यू करें। जब कोई रकम आगे जाके बढ़ानी हो तब कोई दूसरा फंड ले ले, बट वो तब की बात तब है। अभी एक लार्ज कैप इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में ही शुरुआत करें। तो मितेश जी, पहली बात तो ये है कि बहुत साफ है आपको इक्विटी में लगाना चाहिए, क्योंकि आपका 25 साल तक SIP करने का इरादा है। दूसरी बात, अभी चाहें तो आप लार्ज कैप इक्विटी फंड में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन चाहे तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तरफ भी देख सकते हैं, उन फंड्स की तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि जब आप लंबी अवधि के लिए पैसा लगाते हैं तो कई मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ऐसे होते हैं जो अच्छा मुनाफा देते हैं। तो जैसे जैसे अगर आप थोड़ा अमाउंट बढ़ाएं तो थोड़ा पैसा आप फिर बाद में उनकी SIP में भी लगा सकते हैं। कुछ अच्छे फंड हाउस जिनकी देख लें आप कौन से अच्छे मिड कैप फंड है, वहां पर पैसा लगाए। कई सारे दिग्गज फंड हाउस हैं जिनकी मिड कैप स्कीम से और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। कोई नाम देना चाहेंगे फंड हाउसेस के, अर्नब, जहां पर ये पैसा लगा सकते हैं मिड कैप फंड्स में? मिड कैप फंड्स में अगर आप चाहिए तो देखिए, फ्रैंकलिन इंडिया, HDFC, सुंदरम म्यूचुअल, रिलायंस म्यूचुअल फंड, ये सभी फंड हाउस जो दिग्गज है, DSP, ब्लैक रॉक, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस है, उनकी मिड कैप स्कीम्स काफी सारी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो इनमें से किसी का भी वो चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा कि जब वो एग्जैक्ट पैसा बढ़ा लेते वो जब एक्चुअल डिसीजन आएगा तब वो उनको सिलेक्शन एग्जैक्टली करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि आज अगर उनके एक चॉइस हो तो शायद मान लीजिए वो 2-3 साल बाद करना हो इन्वेस्ट, तो तब तक डिसीजन बदल भी जा सकता है। इसीलिए जब वो एग्जैक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हो तब उनको ये सभी दिग्गज फंड हाउसेस की स्कीम्स को देखकर एक चुनाव करना चाहिए। चलिए, अच्छे फंड हाउस, अच्छी स्कीम चुनाव करें। और मितेश जी, बहुत बहुत
बधाई आपको कि आपने 25 साल की निवेश के बारे में सोचा। उम्मीद करते हैं 25 साल बाद आप बेहतरीन वेल्थ कमाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमें बेलगाम यहाँ पर हमें वाराणसी से सवाल भेजा है फेसबुक पर अमित त्रिपाठी जी ने, और अमित त्रिपाठी जी का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या म्यूचुअल फंड भी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में पैसा निवेश करते हैं? निवेश तो नहीं, लेकिन हाँ हेजिंग जरूर करते हैं। हाँ, हेजिंग जरूर करते हैं, लेकिन देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से फंड में करते हैं। यानी कि हर एक इक्विटी फंड में उनका फ्यूचर्स और ऑप्शन में एक्सपोजर नहीं रहेगा, लेकिन आर्बिट्राज फंड्स हो जो इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिएट किया हो, वहां पर आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस का एक्सपोजर दिखेगा। क्योंकि वहां आर्बिट्राज फंड्स में क्या करते हैं, एक पोजीशन कैश मार्केट में लेते हैं फंड्स और उसके सामने वाली पोजीशन फ्यूचर्स या ऑप्शंस में लेते हैं। तो सिर्फ उसी प्रकार के फंड्स में आपको ये दिखेगा, लेकिन नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में आपको ये एक्सपोजर नहीं देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये ध्यान रहे, दो तरीके से फ्यूचर्स और ऑप्शंस में म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं। पहला तो ये कि जो उनका पोर्टफोलियो है, उन्हें लगता है कि समझिए उन्होंने कोई LNT या HUL या कोई ITC 3 साल 5 साल 10 साल के लिए लिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में किसी वजह से उन्हें लगता है कि बाजार नीचे जा सकता है, तो वो हेजिंग करने के लिए आज से या तो उसका फ्यूचर बेच सकते हैं या फिर हेजिंग करने के लिए आज से निफ्टी में कहीं वो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। तो उस लिहाज से अपने पोर्टफोलियो के हेजिंग करने के लिए फ्यूचर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा आर्बिट्राज फंड होते हैं जो कैश मार्केट में खरीदारी करते हैं, वायदा कारोबार में बिकवाली करते हैं, जो बीच का वो इंटरेस्ट का मुनाफा है वो अपने निवेशकों में बांटते हैं। तो वो दूसरे तरह के फंड है जिन्हें आप कंपेयर कर सकते हैं फिक्स इनकम डेट फंड शॉर्ट टर्म फंड्स के रिटर्न के साथ में। लेकिन इक्विटी के लिहाज से जो आप जानना चाहते हैं वो आपके लिए यह है कि वो ट्रेड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेजिंग करते हैं। अगला सवाल हम लेंगे यहाँ पर बेलगाम कर्नाटक से। सालिमाथ जी ने हमें ये सवाल भेजा है। सर पूछिए अपना सवाल। हाँ भाई, PPF में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो 15 साल के बाद विड्रॉल कर सकते हैं या कंटिन्यू रख सकते हैं? ओके, तो अगर 15 साल PPF में पैसा डालकर पूरे हो जाए तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं या जारी रख सकते हैं? दोनों ही ऑप्शन है इस वक्त? तो दोनों ऑप्शन है। अगर आप रिटायरमेंट के पास हो या आपको एक बड़ी लमसम की जरूरत हो तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन PPF में फैसिलिटी है कि आप 5 साल के ब्लॉक्स के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि उस 5 साल आपको निवेश भी करना पड़ेगा और उसके बाद आप वापस पैसा ले सकते हैं। एक दूसरी महत्व की चीज ये है कि आप ये 5 साल का ब्लॉक का जो एक्सटेंशन है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1 या 2 बार ही कर सकते हैं। जब तक आपको पैसे की जरूरत न हो आप ये एक्सटेंड करते जा सकते हैं और इस तरह से आपके एग्जैक्ट 5-5 साल के लिए चाहे तो एक्सटेंड कर बिल्कुल। तो आपके लिए सालिमत साहब बहुत क्लियर कट रहा है। 15 साल अगर आपके होने आ रहे हैं, हो गए हैं, तो आप या तो पैसे की जरूरत है तो विड्रॉ कर लें, आपको मिल जाएगा। पैसे की जरूरत नहीं तो फिर हर 5-5 साल के लिए, ऐसा नहीं होगा कि आप 1 साल के लिए या 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। 5-5 साल के पीरियड के लिए आप इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरी राय यही है, अगर पैसे की जरूरत नहीं है ना तो 5 साल के लिए कीजिए, क्योंकि हाल ही में मैं बताऊं मेरे भी PPF में 15 साल पूरे हो गए, तो मैंने 5 साल के लिए उसे रिन्यू किया, क्योंकि इतने बड़े रिटर्न सेफ सिक्योर टैक्स फ्री और कहाँ मिलेंगे। हाँ, यही एक एडवांटेज है PPF में, सब कुछ टैक्स फ्री है। हाँ। तो जब भी आपको आएगा तब पूरा कोई लमसम ही आएगा, कोई डिडक्शन नहीं होगा। टैक्स फ्री, ब्याज टैक्स फ्री, पैसा जो निवेश कर रहे हैं उसमें पर छूट मिल रही है। तो बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है PPF। मैं तो ये कहूंगा हर एक निवेशक को उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए और जब तक जरूरत ना हो निकालने के बारे में सोचिए। और दूसरी एक बात यह है कि देखिए, मान लीजिए कि आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है, तो जब आप ये बड़े बेस पर करते हो तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए जब आपने 15 साल कंप्लीट किया होगा तो आपके पास एक रीजनेबल बैलेंस होगा। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट, और ये कि अगर आपको फ्यूचर में वापस PPF में आना हो तो आपको फिर 15 साल का लॉक इन आ जाएगा। इसलिए ये सब चीजें ध्यान में रख के ये एक बार निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल। और अगला सवाल हमें मुरैना मध्य प्रदेश से फेसबुक पर भेजा है रामेश्वर दत्त मिश्रा साहब ने, और उन्होंने ये पूछा है कि ये रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है। इनकी उम्र है 55 साल, इनके पास अपना खुद का एक मकान है, बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, और उन्हें किसी ने ये सलाह दी है कि रिवर्स मॉर्गेज करके आप हर महीना बैंक से पैसे ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। और
मैं ये जो सवाल पूछा है ना मिश्रा साहब ने, मैं इनको दाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह की सोच वाले लोग हिंदुस्तान में कम है। रिवर्स मॉर्गेज ना विदेशों में तो बड़ी पॉपुलर है, लेकिन हमारे यहाँ लोग जानते समझते नहीं इसके बारे में। हाँ देखिए, ये पूरा कंसेप्ट कि आपके पास घर है पर आपके पास कैश नहीं है, यानी कि आप एसेट रिच है, कैश पुअर है, तो आप इसमें से कैसे जनरेट करें कैश। तो रिवर्स मॉर्गेज में आप ये घर बैंक को दे दे और उसके सामने बैंक आपको एक लोन देता है, पर लोन कैसा होता है कि आपको रेगुलर हर मंथली फ्लो में आता है। तो जब ये पूरा का पूरा इनफ्लो आ जाए तब ये घर बैंक का हो जाएगा, बट तब तक आप ये रकम ले सकते हैं। बिल्कुल। तो पर इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि इसमें ऑन डेथ ऑफ द सीनियर सिटीजन जो हेयर्स होते हैं उनको ऑप्शन रहता है कि वो ये जो लोन लिया हुआ है वो रीपे करके घर वापस भी ले सकते हैं। और उसमें ऑप्शन ये भी होता है कि स्पाउस को भी इस प्रकार का रेगुलर फ्लो मिले। बिल्कुल। मिश्रा साहब, क्योंकि आपके संतान नहीं है और आपके जमा किए पैसे से जो आपने घर खरीदा है, अगर वो आपके रिटायरमेंट के बाद काम ना आए तो फिर फायदा क्या। तो आपने रिवर्स मॉर्गेज के बारे में जो सोचा है वो एकदम सही है। एक बार हमारे बाकी के दूसरे दर्शकों को भी बता दूं कि रिवर्स मॉर्गेज होता क्या है। अगर आपके पास घर है, वो घर आप गिरवी रखते हैं बैंक के पास। जनरली आप जब गिरवी रखते तो आपको लमसम एक मुश्त बड़ा पैसा मिल जाता है लोन के तौर पर, लेकिन रिवर्स मॉर्गेज में ऐसा नहीं होता। उसमें एक निश्चित अवधि के लिए हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा किस्त के तौर पर बैंक एक तरह से पैसा देती है। यानी कि यूं समझ लीजिए कि आपकी एक तरह से रिटायरमेंट प्लानिंग है। घर के सामने आपने लोन लिया, आपको घर में रहने का फायदा भी मिल रहा है, बेचने की जरूरत भी नहीं, और जब तक आप रहेंगे आपको एक किस्त आती रहेगी। इसे कहते हैं रिवर्स मॉर्गेज। और ये रिवर्स मॉर्गेज करके आप अपना रिटायरमेंट का पीरियड आसानी से अच्छे से चला सकते। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, खासतौर से रिटायर्ड लोगों के लिए जिनके पास अपनी खुद की संपत्ति है, खुद का घर है। उन्हें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगर दूसरे सोर्स नहीं है इनकम के तो रिवर्स मॉर्गेज करके ये एक ऑप्शन देखा जा सकता है। अब हम अगला सवाल लेंगे। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ वसीम अहमद साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अहमद साहब, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैं आरडी जमा कर रहा हूँ 1000 रुपए महीने की जी, तो उसका 5 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। और दूसरा सवाल है, और ये एनएससी वाला डाक विभाग में 10 साल का है, पूछे थे 50,000 2-2.5 लाख मिलेगा, 50 और 1 लाख पे करवाना हमें। एक मिनट। पहला तो आपका सवाल ये कि आप 1000 रुपए के आरडी करवा रहे हैं हर महीने, बराबर है? हाँ। उसमें आप ये जानना चाहते हैं कि ब्याज कितना मिलेगा, राइट? दिसंबर तक का भर दिए हैं 16,000। दिसंबर तक 16,000 आप भर चुके हैं। कितने महीने हो गए? यानी कि 16 महीने हो गए। हाँ, बराबर ना? 2014 में खोले थे। हाँ बराबर, 16,000 भरे, 1,000 रुपए महीने की आरडी, तो 16 महीने हो गए, 5 साल की, यानी कि 60 महीनों की आरडी कराई। चलिए, ये एक सवाल हो गया। अब ये बताइए, एनएससी से जुड़ा क्या सवाल है आपका? ये डाक विभाग में हम पूछे जैसे कि 50,000 पे 10 साल का 2,30,000 कुछ मिलेगा। ठीक है। और 50 लाख और 1 लाख का बताइए। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली 2 चीज जानना चाहते हैं। पहले सवाल पहले बता दूं मैं कि 1,000 रुपए का आरडी हर महीने कर रहे हैं 5 साल के लिए, ये जानना चाहते हैं ब्याज कितना मिलेगा। वैसे तो वसीम साहब, जब आपने आरडी कराई, बैंक ने आपको पक्के तौर पर बताया होगा कि कितना ब्याज वो देने वाले हैं। अमाउंट भी फिक्स होता है और ब्याज की दर भी फिक्स होती है। हाँ, यानी कि वो उनके बैंक के पास जब गए थे तब और आरडी खुलवाई थी तब उनको बताया होगा कि ये रेट ऑफ रिटर्न है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर एक बैंक का रेट अलग होता है और हर 2 महीने में ये बदलता है। तो एग्जैक्टली जब वो गए थे तब बाहर से अनुमान लगाना मुमकिन नहीं है कि कितना रेट मिलेगा, और जो एक्यूमुलेशन होगा वो रेट के हिसाब से ही होगा। तो मेरे हिसाब से उनको अपने बैंक के पास जाना चाहिए, या अपनी आरडी का जो एक रिसीट होगी उस पे लिखा होगा, यहीं से पता कर ले। और अगर उनके पास आरडी की रिसीट है तो एक दूसरी चीज ये भी है कि उसमें एक अमाउंट भी लिखा होगा कि ऑन मैच्योरिटी कितना मिलेगा। बिल्कुल। तो इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन वाली बात नहीं वसीम साहब। और कहीं भी कुछ भी ऐसी शक शुबा थोड़ी भी है ना, तो आप तुरंत जहां से आपने किया है, आपने बैंक से आरडी की, उसी बैंक में पहुंच जाइए। जैसे अब आपका दूसरा सवाल भी एनएससी को लेकर है कि इन्होंने सुना कि 50,000 की एनएससी कराइए 2,30,000 रुपए मिलते हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि मुझे ज्यादा कराऊं तो कितना मिलेगा। किसी भी पोस्ट ऑफिस में चले जाएं, जितने समय के लिए
और जितने अमाउंट की आप एनएससी करा रहे हैं आपको पता चल जाएगा। और देखिए, मान लीजिए कि 10 साल की एनएससी है तो 50,000 का जो आपको रकम मिलता है, 2,30,000 बता रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद ज्यादा है 2 लाख। हाँ, तो अगर आपने रकम डबल कर दी तो आपका एंड फ्लो भी डबल हो जाएगा। राइट। तो अगर उनको सिर्फ अनुमान लगाना है तो इस प्रकार का प्रोपोर्शन भी देख सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक फिगर के लिए आप सीधे पोस्ट ऑफिस में ही इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, और ये अच्छा रहेगा क्योंकि क्या होता है वो एग्जैक्ट आपको अमाउंट बता देगा। एग्जैक्ट बता देगा। बिल्कुल वसीम साहब, सीधे पोस्ट ऑफिस जाइए, पूछ लीजिए, सीधे बैंक जाइए, पूछ लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ और दर्शक हमारे साथ हैं, उनके सवाल लेंगे और जवाब देंगे। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सबका पहला कदम में। हमारे दर्शक हमारे साथ है, पूछ रहे हैं सवाल, और अगला सवाल बैंगलोर से फेसबुक पर हमें पूछा है सुमित चक्रवर्ती ने। 30 साल की उम्र है, 10,000 रुपए महीना बचाते हैं वो, और कम से कम 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। डरते नहीं है खतरा उठाने से, रिस्क का कोई डर नहीं है, ये इन्होंने साफ लिखकर भेजा है हमें। और अब ये जानना चाहते हैं कि कहाँ पैसा लगाया जाए। 30 साल की उम्र में तो डर रखना भी नहीं चाहिए, रिस्क लेनी भी चाहिए। अर्नब, क्या कहेंगे? नहीं, ये एटीट्यूड सही है, क्योंकि काफी सारे 30 साल वाले लोग भी बहुत डरते हुए और कहते हैं मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, कोई रिस्क नहीं लेना। पर अप्रोच सही है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स ही होना चाहिए, और मेरे हिसाब से उनको शुरुआत भी मिक्सचर करनी चाहिए। एक लार्ज कैप फंड छोटी रकम के लिए लेना चाहिए, क्योंकि इनके पास 10,000 रुपये है, तो 3,000 का एक लार्ज कैप फंड ले ले और बाकी का रकम मिड कैप फंड में ही डाल दे, तो ये नजरिया अच्छा है। तो टोटल 3 फंड इन्हें सजेस्ट कर दिया जाए कि 3 फंड ले लें, एक लार्ज कैप फंड ले लें और 2 मिड कैप के अलग अलग फंड्स ले लें। हाँ, वही करना, वो ज्यादा ठीक रहेगा। वो ज्यादा ठीक, और बिल्कुल सही है। आप रिस्क लेने से डर नहीं रहे तो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड जरूर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, इक्विटी जरूर आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, और लंबी अवधि का नजरिया जरूर रखें। सुमित जी, आप दमदार पैसे बनाएंगे, ये मेरा दावा है। चलिए, अगली दर्शक हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ रही हैं फेसबुक पर, और शिखा सिंह, इन्होंने हमें सवाल भेजा है लिखकर। इनके पास मकान का किराया हर महीने 1 लाख रुपए आता है, और घर के सारे खर्चे वर्चे कर देने के बाद भी ये 50,000 रुपए हर महीना बचा लेती है। अब इनका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ये पूछ ये रही है कि ऐसा निवेश कैसे करूं कि मेरा इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट हो जाए और साथ ही टैक्स प्लानिंग भी हो जाए, यानी कि इनकम टैक्स भी बचाना चाहती है और पैसा भी निवेश करना चाहती है। देखिए, पहले तो इनको ये देखना चाहिए कि उनका टैक्स का शॉर्टफॉल कितना आता है, क्योंकि 1.5 लाख की लिमिट आपके पास सेक्शन 80C में है, तो आपको यहाँ पर कितना बचाना है पूरा का पूरा अगर इनको करना है तो उसमें से काफी सारा शायद होता होगा, अगर नहीं होता है तो ये पूरा 1.5 लाख करना होगा। अभी 1.5 लाख मान लीजिए जो भी करना है उसमें से आप 2 भाग में उसको बांट सकते हैं। पहला एक भाग की डेट पार्ट कैसा है, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें पीपीएफ जैसे जो एक एरिया है वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आप लॉन्ग टर्म कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि दूसरी रकम जो है उसमें भी अगर आपको टैक्स बचाना है तो ईएलएसएस फंड्स भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें इक्विटी का एक्सपोजर भी मिलेगा और टैक्स की बचत भी हो सकती है। चलिए, तो 2 बेहतरीन निवेश है शिखा जी आपके लिए। पहला तो पीपीएफ, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, अगर आपके पास नहीं है तो पीपीएफ जरूर ले लीजिए, टैक्स भी बचेगा, जो इंटरेस्ट की कमाई होगी वो भी टैक्स फ्री है, और साथ ही आगे चलते हुए जब ये 15 साल 20 साल 25 साल बाद आप जब पैसा विड्रॉ करेंगे तब भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सबसे बेहतरीन बात। और इक्विटी में भी आपको पैसा लगाना चाहिए और साथ में टैक्स बचाना चाहती तो फिर 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, लगभग सारे म्यूचुअल फंड के पास ऐसी स्कीम्स हैं, आप उनमें जाइए, पैसा लगाइए। लेकिन याद रहे, इस तरह के फंड्स में आपको मिनिमम 3 साल तक पैसा लगाकर रखना होगा, उससे पहले निकाल लिया तो टैक्स जरूर देना पड़ेगा फिर। चलिए, अगला सवाल लेते हैं अमित नानावटी साहब का। ट्विटर पर इन्होंने सवाल भेजा है हमें अहमदाबाद से, और ट्विटर पर ये एक्टिव है, और इसी से मुझे लग रहा है इनका सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरनेशनल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के बाहर मौके ढूंढ रहे पैसा लगाने के लिए। तो ये पूछें कि क्या विदेशी बाजारों में सीधे पैसा लगाया जा सकता है, और यदि हाँ तो कितना पैसा लगाया जा सकता है, उसके क्या नियम कायदे हैं, और क्या विदेशी बाजारों में पैसा लगाने पर टैक्स में कोई छूट मिलती है, ये इनका सवाल है। देखिए, आप विदेश में अगर निवेश करना चाहते हैं 2 रूट ऑप्शन है आपके पास। पहला तो घर बैठे हुए इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड ले सकते हैं,
तो ये एक अच्छी चीज है। दूसरा ये भी है कि आपको अगर डायरेक्ट इक्विटी लेना है तो उसमें भी रिजर्व बैंक आपको सालाना $2,50,000 रेमिट करने की परमिशन देता है। लेकिन क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल फंड्स के बारे में बात की है तो इसके लिए वो जैसे अपना नॉर्मल डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरह घर बैठे इंडिया में ही फॉरेन फंड ले सकते हैं। लेकिन क्या इन्हें जैसे 1 साल से ज्यादा अगर हमने यहाँ के इक्विटी फंड में पैसा लगाया और गेन्स हुए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री है, वो फायदा वहां नहीं मिलेगा? वो फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो बेनिफिट टैक्स बेनिफिट है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट लोकल इंडियन कंपनीज के लिए है। तो ये जो इंटरनेशनल फंड लिया उसमें ये बेनिफिट नहीं रहेगा, तो उसके गेन्स पे उनको टैक्स भरना पड़ेगा। तो अमित जी, सालाना $2.5 लाख तक आप निवेश कर सकते हैं। आरबीआई की अनुमति है, सरकार की अनुमति, लेकिन जो कुछ कमाई होगी उस पर आपकी जो भी टैक्स स्लैब है, अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में है तो 30% आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, डायरेक्टली शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन बेहतर ही होगा कि विदेशी बाजारों में अनलेस कि आप कोई एप्पल, IBM ऐसी जानी मानी कंपनियां खरीद रहे हैं जहां बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं, तब तो अलग बात है। अदरवाइज बेहतर ही होगा, कई सारे फंड्स ऐसे हिंदुस्तान में हैं जो विदेशी फंडों में निवेश करते हैं, फंड ऑफ फंड जिन्हें कहते हैं। तो आप इस तरह के फंड में यहाँ पैसा लगा लीजिए, वो आपके बिहाफ पे विदेशी फंड्स में या विदेशी इक्विटी में पैसा लगाएंगे ताकि आपको रिटर्न मिल जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। प्रवीण अग्रवाल साहब अनूपपुर मध्य प्रदेश से हमें सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर, और उनका कहना है कि हर महीने 15,000 रुपए की उनकी बचत है, सेविंग है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये कैसे कह सकते हैं प्रवीण जी की जानकारी नहीं है? हम तो पहला कदम इतने हफ्तों से आपके लिए लेकर आए। कोई बात नहीं, अगर अब भी जानकारी नहीं तो थोड़ा पीछे जाएं, पहला कदम की वेबसाइट पर जाएं, पुराने एपिसोड्स देखें, फिर आपका ये सवाल नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो मैं अर्नब से बात करना चाहता हूँ। ये पूछ रहे हैं, क्या करूं, कैसे करूं, किसके पास जाऊं, 25 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। देखिए, इसमें अगर आपको जानकारी और ये सब लेनी है तो आप 2-3 चीज कर सकते हैं। एक, या तो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दूसरी बिजनेस चैनल्स पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तीसरा अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते तो आप इंटरनेट पे जाइए, वेबसाइट्स है मनी कंट्रोल जैसी है, वैल्यू रिसर्च जैसी है, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि आप निवेश कैसे करें, तो आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स वो होते हैं जो आपको निवेश करने में हेल्प करें, तो उनके पास जाए, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स का लिस्ट भी आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, तो वो करें। अगर वो ना हो तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स के वेबसाइट पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो ना हो तो आपके पास ब्रोकरेज अकाउंट हो तो ब्रोकरेज अकाउंट में से भी आप निवेश कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस आपके पास खुले हैं। बिल्कुल तमाम तरीके हैं प्रवीण जी आपके लिए, जैसे चाहें करें। लेकिन सीधी बात यह है, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं कैसे करूं, तो फिर एक बार आपको ये सारे एपिसोड्स पहला कदम की वेबसाइट पर जाकर जरूर देखने चाहिए, और वो एपिसोड्स देखेंगे तो फिर आप ये नहीं करेंगे, कहेंगे कि डर लगता है या मुझे पता नहीं कैसे करें। लेकिन फिर भी जो 15,000 रुपए प्रति माह आप पैसा लगाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, आपको 3 फंड सेलेक्ट करने चाहिए। क्योंकि आपका 25 साल का नजरिया है, 5,000 रुपए आप लगा दें एक दिग्गज डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में, 5,000 लगा दें मिड कैप फंड में, 5,000 स्मॉल कैप फंड में। और ये याद रहे, जो आज के एपिसोड में हमने आपको बताया, ये तीनों ही स्कीम सिर्फ एक फंड की नहीं होनी चाहिए, अलग अलग फंड की 3 स्कीम्स, और तीनों ही अलग अलग तरह के शेयरों में पैसा लगाएं। उम्मीद करते हैं 25 साल बाद आप अच्छे खासे वेल्दी होंगे, मोटा पैसा बनाएंगे इन इक्विटी फंड्स के जरिए। फिलहाल पहला कदम में आज के लिए इतना ही वक्त है आपसे विदा लेने का। अर्नब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर हम हाजिर होंगे आपके साथ कुछ ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स के साथ जो आपको देंगे एक अच्छा इन्वेस्टर बनने का कॉन्फिडेंस, और आप बेझिझक निवेश कर पाएंगे बाजार में और म्यूचुअल फंड्स में। तो रहिए CNBC आवाज के साथ और पहला कदम के साथ भी। नमस्कार।